हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस का अब एग्ज़ाम आने वाला है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। डेट्स के अकॉर्डिंग वैसे माना जा रहा है कि केवीएस का एग्ज़ाम उन डेट्स में या उनके थोड़ा बहुत आगे होगा, ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, जैसा अभी कहा जा रहा है। बाकी देखिए, फाइनल एडमिट कार्ड जब तक नहीं आ जाते हैं, तब तक कुछ कह नहीं सकते, कभी भी हो सकता है। हम तो यही मान के चल रहे हैं कि 21 से 28 के बीच जो हमारा प्राइमरी का एग्ज़ाम है, वो होगा। तो ये हमारा केवीएस का सफलता बैच है जो आज स्टार्ट हो गया है और जिसमें आपको इस बार केवीएस पार करके ही रहना है, ठीक है? तो क्या हुआ हमारा केवीएस सफलता बैच अब की बार केवीएस पार, ठीक है? हम करके रहेंगे, आपको शिक्षक या शिक्षिका बनाकर ही रहेंगे और आप भी अपनी मेहनत के साथ बन के रहेंगे, ठीक है? तो आज से हमारा ये केवीएस प्राइमरी के लिए सफलता बैच हमने लॉन्च कर दिया है। आज से हम केवीएस की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे बैच की पहली क्लास है जिसमें हम आज आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि पिछली साल से मतलब प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस थे वो किस तरीके से आए थे, क्योंकि इस बार का सिलेबस आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम फर्स्ट कमेंट में आपको दे देंगे। तो आप उसको पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाएँ तो पहले उसका पैटर्न और सिलेबस उसको अच्छे से जान लें। तो इस वीडियो का जो मैं लिंक दूँगी उसमें पैटर्न है और सिलेबस हम आपको बताते चलेंगे साथ के साथ। पेपर पिछली बार के जैसा ही है, बट ये है कि साइंस नहीं आ रहा है और क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है, तो कुछ चीज़ें अलग हो गई हैं, बट सिलेबस वही है। तो पेपर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है। इसके बाद हमें कंसेप्ट और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन और आपके टेस्ट लेने हैं, जिससे आपकी तैयारी कम समय में ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कम समय को देखकर और ऐसा कुछ करना है कि ज़्यादा अच्छी तैयारी आप कर पाएँ, ठीक है? तो ये है हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इस बार भी जो सिलेबस है इनका वो सेम टू सेम है और आपको अगर बिल्कुल कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पर पहले जाके पैटर्न देख लीजिए किस तरीके का है। पहले भी कुछ ऐसे ही था, पर पहले साइंस आता था और 150 क्वेश्चन आते थे, बट इस बार 180 क्वेश्चन आएँगे और साइंस नहीं आएगा, ईवीएस आएगा, बाकी सारा सिलेबस सेम है। इसीलिए केवीएस जो है उसका एग्ज़ाम ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को बेस लेके बनाया जाता है। तो उसी के लिए हमने आज जो हमारा सफलता बैच है उसमें इस चीज़ को दिखाया है कि भाई कैसे तैयारी करनी है। भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखो तो सही एक बार कि कर पा रहे हो, कैसी तैयारी चल रही है या फिर आप क्या कर रहे हो, इससे आपको थोड़ी जानकारी होगी। बाकी क्लासेस तो अब बैक टू बैक आएंगी ही, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब की बार केवीएस पार। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमको। तो ये है हमारा जनरल इंग्लिश का पार्ट और ये जो पार्ट है हमारा जैसे पहले आया था इस बार भी ऐसे ही है, सिलेबस भी और पार्ट भी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा इस बार के एग्ज़ाम में भी और पहले के एग्ज़ाम में भी था। तो फर्स्ट पार्ट में भी इंग्लिश आएगी और सेकंड पार्ट अलग होगा, उसमें भी इंग्लिश आती है। आप पैटर्न में जाके देखिए, यहाँ मैं क्वेश्चंस आपको कराती हूँ जो थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया लगता जाए कि भाई पढ़ाई करनी कैसे है। वो तो हम कराएँगे, बट आपको भी अपनी मेहनत में ना कमी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। चलिए, यहाँ पे पहले पूछा गया है, ये फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश है, सेकंड पार्ट की इंग्लिश थोड़ी अपर लेवल की आती है, इसीलिए आपको बता देते हैं पहले ही। थोड़ा-थोड़ा बताते चलेंगे जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि भाई किस तरीके का पेपर है, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें थोड़ा-सा बताना ज़्यादा होगा। साथ के साथ तो बस देख लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया था फर्स्ट पार्ट में, ये था जनरल इंग्लिश का पार्ट। इसमें पूछा गया है अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मोस्ट नियरली अपोजिट बताना है इसका, ठीक है? तो ये फैक्ट है और इसके ऑप्शन है रियलिटी, फिक्शन, लाई, इमेजिनेशन। तो फैक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है, तथ्य या सच्चाई होता है फैक्ट का मीनिंग। तो इसका जो मोस्ट नियरली अपोजिट वर्ड है वो है लाई हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, हम क्वेश्चन एक करेंगे पर इसके साथ-साथ हमें 2 से 3 चीज़ें आराम से याद होती चली जाएँगी, इसलिए डिस्कशन को ध्यान से सुनते जाइएगा, करते जाइएगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम आपको साथ में बताते चलेंगे, तो ऐसा ना हो कि कुछ आपका रहे, बाकी आप खुद समझदार हैं।
ठीक है? तो यहाँ देखिए लाई का मतलब क्या होता है? असत्य, झूठी बात। फ़िक्शन का मतलब कल्पना, इमेजिनेशन का मतलब भी कल्पना होता है। तो असत्य एकदम मोस्ट नियरली अपोज़िट वर्ड है इसका, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन है और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वन विच हैज द एरर, तो बताना है कि एरर किस सेंटेंस में है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए जरा। इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। तो देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम से होती है, तो देखिए क्वेश्चन इस बार इस तरीके का है, हो सकता है अभी जो हमारा एग्जाम आने वाला है उसमें इट इज अबाउट टाइम आ जाए, कुछ ऐसे आ जाए, इसीलिए ध्यान से। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, जिससे स्पष्ट है कि विकल्प बी में वर्ब सेंड के स्थान पर सेंट यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस देखने के लिए वैसे तो मिलते हैं, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के पेपर सभी आपको बहुत सारे कराएंगे, अनसॉल्व कराएंगे, कंसेप्ट कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, आपका टेस्ट भी लेंगे, तो आप देखेंगे। ठीक है, और बाकी एग्जाम में जो पूरी कोशिश रहेगी वही चीज हम कराएं जो आपके काम की हो। तो समझ आ गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस बार आप फाइनल टीचिंग में जा रहे हैं, तो फिर आप कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने माइंड में। ठीक है, द इडियम गिवन, एक मिनट, द इडियम गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल मीनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ईडीएम की एक क्लास लेकर आएंगे हम आपके लिए, जिसमें हम आपको ईडीएम के बारे में पूरा पूरा बता देंगे, जो भी हमें मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड लगेंगे कि केवीएस के एग्जाम में आ सकते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए, क्योंकि आप तभी कर पाएंगे जब आपको आता होगा ये। बाय फिट्स एंड स्टार्ट क्या होता है, इसका मीनिंग पहले जान लीजिए। रुक रुक कर होता है, तो रुक रुक कर मतलब अनियमित। तो उपयुक्त ईडियम की स्पष्ट व्याख्या क्या है? सी है, इरेगुलरली, अनियमित। बाकी सब तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर्स हैड मेड गुड एस्केप। तो इसमें बताना है, जो अंडरलाइन जो हमारा सेंटेंस है उसका करेक्ट क्या होगा। ठीक है, हाँ आपको बोलना चाहेंगे, अगर आपको हमारे ये चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं या फिर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, आपको बता देते हैं, ये जो वीडियो है इसके कई सारे पार्ट आएंगे, जिसके थंबनेल बिल्कुल एक जैसे होंगे, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा होगा। और फर्स्ट कमेंट में जैसे जैसे पार्ट कंप्लीट होते जाएंगे, आपको उनके कमेंट में पिन कर दिया जाएगा उनके लिंक को, तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी चीज़ आपकी रहनी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे समझ लेते हैं इसमें कौन सा आंसर है। नो सूनर द पुलिस अराइव, नो सूनर हैड द पुलिस अराइव, नो सूनर व्हेन द पुलिस अराइव, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। तो इसका आंसर होगा नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। ठीक है, वो देख लीजिए क्यों होगा, क्योंकि करेक्ट सेंटेंस जो है, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स हैड मेड गुड एस्केप, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है, डिड जो है वो पहले ही आ गया है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड का अब यूज नहीं होगा, क्योंकि डिड में हो चुका है, और V1 फॉर्म अराइव का ही यूज होगा इसमें। ठीक है, बाकी और सब तो नहीं सही बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है, तो आप सेंटेंसेस जो हैं उनके जाके एक बार रीड कीजिए। बाकी हम तो आपके लिए लेकर ही आ रहे हैं, बट हाँ, थोड़ी थोड़ी तैयारी प्लस तैयारी आपको भी अपने लिए करनी पड़ेगी। हम आपको गाइड करते रहेंगे, क्योंकि अब की बार KVS पार। ठीक है, I shall have much pleasure in accepting your kind invitation to dinner। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी बताना है I shall have much pleasure in accepting your kind invitation to dinner, इसमें भी करेक्ट करना है। ठीक है, अब देखते हैं, I may have much pleasure, I have much pleasure, I can't have much pleasure, I am having much pleasure। तो I shall have much pleasure नहीं होगा इसमें, इसमें होगा I have much pleasure होगा इसके स्थान पे। देखिए, I shall have much pleasure, ये इसके हिसाब से रॉन्ग है कि मुझे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि मुझे बहुत खुशी होगी आपका जो डिनर इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट करने में, बट क्या है, मुझे बहुत खुशी है। इसकी जगह ये होना चाहिए कि मुझे बहुत खुशी है आपका जो डिनर इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट करने में।
ठीक है, इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन टू डिनर, होगा नहीं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा जब भी आप कोई भी इस तरीके का क्वेश्चंस करते हैं, तो आप उसका थोड़ा सा मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा। फिर जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनको रखने की कोशिश कीजिए, बट हाँ, उससे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे उतना समय आपको नहीं लगाना है। वहाँ ये प्रोसीजर करना पड़े तो करना होगा, बट उसके लिए पहले आप प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि वहाँ पे इस प्रोसीजर को करने में आपका टाइम ना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बताना है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो सुपरफिशियल जो है, हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? अगंभीर और छिछला। और इसके लिए क्या है, हमें सिनोनियम वर्ड्स आने चाहिए, इसलिए आप सिनोनियम्स को भी जाके लर्न कीजिए और उनके हिंदी मीनिंग भी जरूर देख लीजिए सभी के। तो देखते हैं, एक्सेसिव का मतलब तो अत्यधिक होता है, अननेचुरल का मतलब तो अस्वाभाविक होता है, और एक्सीलेंट का मतलब बहुत अच्छा होता है, और शैलो का मतलब भी छिछला होता है या सतही होता है, और सुपरफिशियल का मतलब भी अगंभीर, छिछला, सतही होता है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम क्या है? शैलो है। तो यानी कि छिछला, क्योंकि ये बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए, इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोइंग बाय एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशन, चूज द एक्सप्रेशन विच इज द बेस्ट, सॉरी, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड। तो इसमें बताना है, ये जो वर्ड है जो बेस्ट डिस्क्राइब किसको करता है। तो आपने पढ़ा होगा, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उसको आपको वन वर्ड जो कहते हैं, जिसको, उन चीजों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो हमारा पार्ट होता है। तो इसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एग्जाम क्लियर करके आना है। तो सारे टॉपिक जानते चलिए कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश में कवर होंगे। तो देखिए, देखते हैं इसका क्या है, क्योंकि देखिए ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग जिसको पता होगा वही इसको करके आ पाएगा। इसीलिए आपको बताते चलते हैं पहली क्लास में कि भाई हमें ध्यान कैसी चीज़ों पर देना है पढ़ने के लिए। पढ़ना तो ठीक है, बट पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, हमें क्या-क्या पढ़ना है, वो डायरेक्शन ज़रूर मिलनी चाहिए हमको, ठीक है? तो ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग देखते हैं, वन हू होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस, वन हू इज सेल्फ ओपिनियनेटेड, वन हू फ्लॉन्ट्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस, वन हू हैज़ नो ओपिनियंस ऑफ वंस। तो ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग क्या होता है? रूढ़िवादी, पुरानी विचारधाराओं वाला। तो इसका जो है ए है आंसर, वन हू होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है इसमें पूछा गया है? एक्सप्लिसिट, इसका मीनिंग पूछा गया है। देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ड्राइंग आउट ए सीक्रेट फ्रॉम समबडी, या फिर कंपैरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस। तो देखिए इसमें भी अगर आपको एक्सप्लिसिट आपने कभी सुना होगा तो आप कर देंगे, अगर नहीं सुना होगा तो बहुत ज़्यादा तुक्का लगाने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, को सोचने समझने के लिए। इसलिए साथ के साथ जो टॉपिक पता चलते जा रहे हैं ध्यान दीजिए, क्योंकि एक-एक नंबर से ही हमारा जो क्या है एग्ज़ाम क्लियर होगा। एक-एक नंबर बहुत ज़रूरी है लाना, क्योंकि एक-एक नंबर से ही तो हमारी मेरिट बनती है। इसीलिए इस बार केवीएस आपको पार करके ही आना है। इसीलिए हमने ये सफलता बैच लॉन्च भी किया है कि आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिले एकदम डीपली, और आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से समझ पाएँ और कर पाएँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? देखते हैं क्या है एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, समझने में सरल और स्पष्ट। तो इस शब्द की स्पष्ट व्याख्या कौन सा वर्ड करता है, कौन सा सेंटेंस करता है? स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, जो समझने में सरल होगा वो एब्सोल्युटली क्लियर होगा, वक्तव्य जो एकदम स्पष्ट हो, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Complete the following sentence by using the correct form of the verb with the help of option that follows. तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी है, यहाँ गलती से बी लिखा हुआ है। तो he dash for 5 years was sleeping, had slept, has been sleeping, must had been sleeping। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस वाला टेंस है ये। तो मैंने पहले ही अभी आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, जाके सेंटेंसेस यानी कि टेंसेस के टाइप को एकदम रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उन पे बहुत चीज़ें डिपेंड कर रही हैं इस एग्ज़ाम की, ठीक है, इंग्लिश के लिए। तो देखते हैं क्या होगा। अगर आपने परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस पढ़े होंगे, तो उस अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको देखते ही समझ आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 ईयर्स। देखिए, ये पेपर कोई हार्ड टिपिकल नहीं है, बस आपकी समझने के ऊपर बात है कि भाई आप तैयारी तो करते हैं, बट सही तरीके से करते हैं कि नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते चलते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 ईयर्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें फोर आता है अनिश्चित समय के लिए और सिंस आता है निश्चित समय के लिए। तो फोर से आपको यहीं पे पता चल जाना चाहिए, यहाँ पे ही हैज बीन आएगा, क्योंकि हैज हैव नहीं आ सकता, हैव का तो खैर ऑप्शन भी नहीं है इसमें। ही सिंगुलर होता है तो हैज आएगा, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन होती है, तो हैव बीन सिंगुलर के प्लूरल के लिए होती है, तो सी का इसमें आंसर होगा। देख के पता चल गया होगा। अगर जिनको भी अभी कंफ्यूजन, आप टेंसेज कीजिए, एक दिन हम भी करा देंगे आपको। हम तो खैर सारी चीज़ें ही कराएंगे, बट आपको बताते चलते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप भी अपने से कीजिए चीज़ों को, क्योंकि करना तो आपको ही एग्जाम में जाके, अपनी समझ तो आपको ही विकसित करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी देखिए, ये भी टेंसेस पर बेस है। देखिए, टेंस पे बेस कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मीनिंग देयर बाय टेंस को एकदम अच्छे से समझ लीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये तो प्रीवियस ईयर का है, अनसॉल्व वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कराने वाले और विद कंसेप्ट, ठीक। और देखिए, ये सफलता बैच है ही इसलिए कि अब की बार केवीएस पार शिक्षक या शिक्षिका आपको बनकर ही आना है यहाँ पर, ठीक है। द हेड मास्टर वर वांटिंग, wants is wanting, was wanting, तो यहाँ पे आएगा wants to speak you। थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। पर wanting जो है पास्ट के लिए आता है, प्लूरल में आता है, बट हेडमास्टर तो सिंगुलर है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। पर वर wanting प्लूरल में कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा हो उसके लिए, ठीक है। इज wanting प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा हो, कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट में काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो ये गलत हो गया। वॉज वांटिंग चलो सिंगुलर के लिए आता है, बट पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस सिंगुलर पर्सन कर रहा हो, तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी टेंसेस की क्लास ज़रूर चला देंगे, बट हाँ, पूरा करके जाइए, हर एक चीज़ को समझते चलिए। भाई हाँ, अगर हमें इस चीज़ में कन्फ्यूजन है तो हम आज जाके आज से इसी पे लग जाएंगे और जल्दी ख़त्म भी कर लेंगे समझ के, क्योंकि ऐसा नहीं है एक चीज़ पकड़ोगे तो उसी पे बैठे रहोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ, पहले ये देख लीजिए। इसमें स्पष्ट है कि खाली स्थान पर वांट्स यूज होगा, या हेडमास्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो मैंने आपको समझा दिया, वही चीज इसमें लिखी हुई है। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में इस बार भी सामान्य हिंदी आएगी और पहले भी आई थी, सिलेबस वही है। देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन इस बार कवर होंगे जैसे पहले हो रहे थे। सेकंड में भी आएगी, ये आप चीज पैटर्न में जाके देख लीजिए वीडियो में, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस का कुछ टाइप है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए, हिंदी इंग्लिश मैथ सब कुछ आएगा, बट थोड़ा सा पैटर्न भी हमें पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से आएगा। वहां पे जाके कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ के जाते, तो बड़ा हम शौक से हो जाते हैं कि देखो यहाँ पे भी ये है, यहाँ ये है क्या नहीं है। तो थोड़ा पहले पता कर लीजिए, इजी सब कुछ है, बट समझ के ऊपर है, करना कैसे है, करके कैसे जाते हैं, वो हमारे ऊपर। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा। देखिए, दिए गए वाक्यों में हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे। तो देखिए, छोटी छोटी सी जो बारीक चीजें होती हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं, डीप में स्टडी करने वाली बात होती है। कि देखिए, डीप में स्टडी करने की बात तो इसलिए जा रहे हैं हम लोग टीचर बनने, हमारे हाथों में जो है बच्चों का भविष्य है, देश का भविष्य है, तो हमें तो सारी चीजें आनी ही चाहिए और हमें सारी चीज़ों को समझ के चलना चाहिए, तभी तो भई हम बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा पाएँगे, तो इसलिए पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो चीज़ों को एकदम ध्यान से देखिए। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा और वो वहाँ जाके एग्ज़ाम में उसके सामने ऐसा क्वेश्चन आकर हो गया या आ गया, तो वो क्या होगा, उसको थोड़ा-सा, वो मुझे पता है आप लोग कर दोगे, हर एक चीज़ कर दोगे, बट थोड़ा-सा टाइम लगाओगे ना वहाँ पे, तो बस टाइम नहीं लगाना है, बाकी जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो करिए, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बस यही है कि आप ये जो आज आपका सफलता बैच स्टार्ट हो गया, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समझाना भी हो जाएगा, पर आपको समझाना तो पड़ेगा, हमारा काम है। हम आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे बताए बिना, आप कैसे भी समझें, ठीक है? विद्वान का स्त्रीलिंग है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। पढ़ लीजिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और वैसे ये तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो क्या है? उज्ज्वल है, तो सही वर्तनी के शब्द आपके पास होगी, पूरी की पूरी लिस्ट आप कर लीजिए। देखिए ये फर्स्ट पार्ट की हिंदी है, ये जान लीजिए सेकंड पार्ट में भी हिंदी आएगी, ये भी जान लीजिए। अभी तो हम पेपर आपको दिखा रहे हैं, बाकी हम पूरा का पूरा पेपर हमने बना रखा है इसी के मोस्ट एक्सपेक्टिंग जो क्वेश्चन होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो भी एग्जाम में आएंगे, वो भी आपको कराएंगे तो आइडिया लग जाएगा। बाकी पहले पैटर्न को जान लीजिए अच्छे से, अगर नहीं है। हाँ, तो क्या है? परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, इसमें पूछा गया है। तो परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है परि, ठीक है? पा नहीं है, परि उपसर्ग है। परिक्रमा शब्द में परि उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश या वाक्य या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। परि उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द परिधान, परिभ्रमण आदि होते हैं, ठीक है? छाती पर सांप लौटने के मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या है? ईर्ष्या करना होता है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या करना होता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि अब की बार केवीएस पार, ठीक है? सुख चैन में समास कौन सा? समास एकदम अच्छे से कर लीजिए, समास आपको समझा देंगे, बट आप भी जुट जाइए तैयारी करने पे। सुख चैन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और विकल्प द्वंद्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह वन में रहता है, रेखांकित शब्द में कारक है, वन में। तो आपको इसके लिए क्या याद होनी चाहिए? आपने सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से सहायता द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारे री नाने नी, अधिकरण में पेपर। तो ये चीज आप याद कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। इसमें अधिकरण है, अधिकरण में एक अधिकार सा होता है कि वन में रहता है। तो आप क्या है? अधिकरण कारक है, ये जो कारक चिन्ह होते हैं उनको याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए। आपके जो समास हैं और इस तरीके के जो कारक हैं वो तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, उनको समझ के याद कर लीजिए। आपको एक मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी जिसमें आपको पूरा समझा दूंगी, बट हाँ अभी भी आपको बताने का कारण ये है कि पढ़ने में लग जाइए सारी चीज, ठीक है? क्रिया के आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक में मैं और पर का उपयोग होता है, जैसे अधिकरण मैं पे पर होता है। वो आपके माइंड में एक बार बैठ जाए तो आप देखते ही बता देंगे इसमें कौन सा कारक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी चलो, रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है जल्दी में? बताइए। जल्दी चलो में रेखांकित अंश में क्रिया विशेषण है। जल्दी शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि चलने की विशेषता। जैसे जल्दी चलो, चलो बट कैसे? जल्दी। तो इस तरीके से आपको आंसरिंग, क्वेश्चन आंसरिंग करके देखनी है मन में, तो कि वह कितना जल्दी चल रहा है, यानी कि चलना जल्दी, और वो कैसे है? क्रिया की विशेषता है, आप समझ रहे होंगे। अतः जल्दी शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक है? इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? पर्यायवाची देखो हिंदी में भी आ रहे हैं तो करने पड़ेंगे। नभ पर्वत का पर्यायवाची ना होकर आकाश का पर्याय है। आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जो व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, अनंत आदि, जबकि भूधर, शैल, नग, अचल, महिधर, तुंग आदि, आद्री आदि पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि पर्यायवाची क्या होते हैं, एक दो तो हमें याद होते हैं, बाकी इसमें जो आते हैं, जो हमें एक दो याद नहीं होते वही आते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो इसीलिए सारे के सारे देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, और जो वर्ड हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं या सुने होते हैं वो तो हम कर लेते हैं, बट इसके देखिए इसके नहीं, मतलब सभी वर्ड्स के बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से ये इसी तरीके से देते हैं। भाई एग्जाम है केवीएस का, इनके लिए भी तो थोड़ा सा तो ये अपर देंगे ही। शाखा का बहुवचन क्या है? शाखाएं होता है। दिए गए शब्दों में शाखा का बहुवचन शाखाएं हैं। विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियां, लड़के, घोड़े, बच्चे, शाखाएं। ये तो आपको आता होगा, इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। जो नहीं आता है या जो पढ़ना है उसको पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है?
अब देखिए सामान्य ज्ञान समसामयिकी घटनाएँ। देखिए ये 2018 का पेपर है, तो इससे हम ये कंपेयर करते चलेंगे जो 2018 में पेपर में करंट अफ़ेयर्स किस तरीके का आया था, किस तरीके की घटनाओं से रिलेट करता था सामान्य ज्ञान और समसामयिक। तो हो सकता है जो ये एग्ज़ाम है देखो हम एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं क्योंकि पहले के और भी पेपर अभी कराएँगे तो आपको एक्सपेक्टेशंस का मीनिंग समझ आ जाएगा। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि वही चीज़ें उसी तरीके से रिवाइज़ होती हैं, रिपीटेडली होती हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम है, पिछले वर्ष के एग्ज़ाम को ही बेस बनाकर नेक्स्ट वर्ष का जो एग्ज़ाम होता है, उसको बनाया जाता है। ये आप सब जानते होंगे, हमेशा से ये चीज़ हमें बताई गई है। इसीलिए इसको देखते हैं कि कैसे है और इस बार आइडिया लगाते हैं कि कैसे हमारे समसामयिक यानी कि करंट अफ़ेयर्स और सामान्य ज्ञान पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके और भी पार्ट होंगे वीडियो के, देख लीजिएगा जब आ जाएँगे, हम आपको पिन कर देंगे कमेंट में। और हाँ, ये वीडियो तो चलो पिछले वर्ष का है, आपको समझाने के लिए बट हाँ, अभी बहुत अनसॉल्व्ड बहुत क्वेश्चन सब कुछ आ रहे हैं, इसलिए जुड़ जाइए अगर आप अभी भी जुड़ने की सोच रहे हैं, हाँ, कल करेंगे सब्सक्राइब चैनल, परसों करेंगे, कर लीजिए क्योंकि इस बार केवीएस पार और इससे बड़ा कोई एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, वो भी आपका पार हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दीपा कर्माकर ने मार्सिन तुर्की में जुलाई 8 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता। किस इवेंट में उन्होंने यह जीत हासिल की? तो देखिए ये हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जो ये एग्ज़ाम है दिसंबर 2018 में हुआ था और ये है जुलाई का समसामयिकी घटना है और खेल से रिलेटेड है, ठीक है? तो आइडिया लगाइए कि इस बार कुछ खेल वगैरह का कुछ हुआ है, नहीं हुआ है या इससे पहले थोड़ा हुआ है, तो वो आ सकता है। तो देखते हैं इन्होंने क्या जीता था, वॉल्ट इवेंट जीता था उस टाइम पे और इसमें देख लीजिए इसमें बहुत सारे फैक्ट कवर होंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एफआईजी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप चैलेंज का आयोजन 2008 में 18 में मर्सिन तुर्की में हुआ था। इसमें भारत की दीपा कर्माकर ने वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। दीपा कर्माकर का संबंध भारत के त्रिपुरा राज्य से है। उन्हें आगामी एशियाई खेलों के लिए 10 सदस्यीय भारतीय जिम्नास्टिक टीम में भी शामिल किया गया है। ठीक है? इसी तरीके के आएँगे देखिए खेल से रिलेटेड आएगी इसका मतलब। अब ये आ गया जीके का क्वेश्चन। केवीएस सफलता बैच है ये, अब की बार आपको केवीएस पार करके रहेगा करा के रहेंगे, इसीलिए पढ़ते रहिए ध्यान से। देखिए जीके है, चिपको आंदोलन का संबंध आप सभी को पता है उत्तराखंड राज्य से। अब इसके बारे में और भी चीज़ें देखिए। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया। इस दौरान लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यह आलिंगन प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना। चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चांडी प्रसाद भट्ट के प्रमुख सहयोगी थे इस आंदोलन के मतलब। और वर्ष 2021 में क्या हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु हो गई थी। तो याद कर लीजिए, हो सकता है कुछ रिलेटेड पूछे। निम्नलिखित में किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो 2018 में अब देखिए 2023 का भी इसमें है फैक्ट, ध्यान से सुनिए। एशियाई खेलों को एशियाड नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2008 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तथा पालेमबांग में 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य हुआ था। इससे पहले वर्ष 1962 इन खेलों का जकार्ता में आयोजन किया गया था। ठीक है? अब देखिए 18वें एशियाई खेलों में चीन ने प्रथम तथा भारत ने 8वां स्थान प्राप्त किया था और 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? 2013 में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य चीन के हांगझोउ झेजियांग शहर में किया जाएगा। ठीक है? अब देखिए चलिए देखिए, ये हमारा एशियन गेम से रिलेटेड था। अब आप ये भी याद कर लीजिए, आपको टास्क देते हैं। फर्स्ट एशियाई गेम कहाँ पर स्टार्ट किए गए थे सबसे पहले? ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिए, हो सकता है इस बार कुछ पूछ लिया जाए। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, अच्छे से करते जाइए बस अब 4-5 क्वेश्चन और बचे, 30 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे बस आपके इस पेपर में। फिर आपको और आगे सीरीज़ आएँगी बहुत सारी तरीके की, तो करते जाइएगा। 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया? देखिए 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना पहले ऑप्शन देख लीजिए, रमेश कुंतल ने, जयंत मेहताब बोरा, शिव मेहता, कृष्णा सोबती। ठीक है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना
भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा 1961 में की गई थी। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकारों को उनके साहित्यिक योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया है, यानी कि इसका आंसर है कृष्णा सोबती जी। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में प्रसिद्ध कोकड़ी लेखक दामोदर मोजो को प्रदान किया गया है। एकदम याद कर लीजिए, ये 2022 वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप एक करेंगे, आपको 2-4 क्वेश्चन तो मतलब एक क्वेश्चन प्लस एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कवर हो जाए। मतलब 30 क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो आप 60 क्वेश्चन मिनिमम करके जाएंगे आज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? और ये है हमारा मैप का क्वेश्चन। ठीक, तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, आपको पता है। इसका वाह तंत्र 3 देश चीन, तिब्बत और भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। यह भारत में 916 किलोमीटर में बहती है और यह कैलाश श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान कर लीजिए कौन से ग्लेशियर से। तिब्बत में इसका स्थानीय नाम सांगपो या सांपो है तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एकदम रट डालिए। ठीक है, देख रहे हैं ना किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो इसी तरीके से गांठ बांध लीजिए, तैयारी करनी है। भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है? कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। तो ये है तमिलनाडु। वर्षा जल संचयन वर्षा के पानी को प्राकृतिक तालाब या टंकियों में संग्रहण और भंडारण की एक तकनीक होती है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने वर्षा जल संचयन की संरचना के निर्माण को सभी घरों की छतों पर अनिवार्य बना दिया है। यह योजना वर्ष 2001 में लागू की गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? कौन है? मोहम्मद यूनुस जी हैं, एसआर हाशिम नहीं है, महबूब उल हुक नहीं है, मोहम्मद तालिब नहीं है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे। वह गरीब लोगों को स्वरोजगार के लिए सामूहिक रूप से कर्ज देता है। यह जो बैंक है, इन्हें वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें पुरस्कार माइक्रो क्रेडिट के जरिए गरीबी उन्मूलन की दिशा में जमीनी स्तर पर उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो याद कर लीजिए, देखिए करना तो पड़ेगा चीज़ें, और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं एग्जाम में, और बहुत ही ज़्यादा हमारे जो टैलेंट है उसको चेक करने वाली चीज़ें आती हैं। और हम पढ़ के जाएंगे सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि सब पढ़ के ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े कोई जाएगा उसका एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये पेपर को देख के ये आइडिया लगाइए कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके की हमें तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट का ही पार्ट चल रहा है। बाकी जो भी आपको पैटर्न है वो आप जाके देख लीजिए वीडियो को, उसमें पूरा सही से बताया गया। निम्नलिखित में कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? तो बताइए, निरपेक्ष आर्द्रता, वृष्टि, साहिम वृष्टि या करकापात। देखते हैं, इसका आंसर है ए, निरपेक्ष आर्द्रता वर्षण का रूप नहीं है। देख लेते हैं क्यों नहीं है। निरपेक्ष आर्द्रता वर्षण का रूप नहीं है। वायुमंडल में मौजूदा जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रश्नगत अन्य विकल्प वर्षा के ही रूप हैं ये जो हैं। ठीक है, साहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता होती क्या है? ये जो जलवाष्प हमारे वायुमंडल में होती है उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको वर्षा का रूप नहीं बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। माल और सेवा कर जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया है?
तो देखते हैं कब प्रारंभ किया गया है, जुलाई 2017 में किया गया है। माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी पूछा जाता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में क्वेश्चन। इसमें केवल ये कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है तथा कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। इसके लिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 366 में एक नया खंड 12A जोड़ा गया है। भारत में इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब होती हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। बिल्कुल याद कर लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्ने बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है? तो कौन सा है वो दिल्ली दरवाजा को बताया गया है? दिल्ली दरवाजे को इब्ने बतूता द्वारा उत्तम दरवाजा बताया गया है, कहा गया है। इब्ने बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत रेहला, ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। और ये कहाँ के निवासी थे? ये मोरक्को के निवासी। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फर्स्ट पार्ट में इस बार भी कवर होंगे क्योंकि सिलेबस तो उसका सेम ही है। तो देखिए आपने किस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो ये था हमारा केवीएस सफलता बैच का पहली क्लास, जिसमें आपका एम है अब की बार केवीएस पार। वीडियो काम का लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए एक दूसरे की। बस एक भावना बना के चलिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी हेल्प हम लोगों की करेंगे, एक दूसरे की करेंगे और अपने टारगेट पर ध्यान रखेंगे, उसको भी अचीव करके अब की बार केवीएस पार करके आएंगे और करके ही आएंगे। अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक या शिक्षिका हम लोग बनकर ही इस बार आएंगे। अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे और अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। जब हम टीचर बन जाएंगे, बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे, जिससे हमारे देश के भविष्य की जो नींव है बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके और हमारा देश तरक्की कर सके। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बैच है हमारा सफलता बैच, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। आशा करते हैं ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी क्योंकि इस बैच में काफ़ी सारी बातें हो भी गई हैं जो कि हम आपको समझाना चाहते थे, क्योंकि हम तो आपको समझाएंगे क्योंकि इस बार हमें केवीएस आपका पार कराना ही है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केवीएस की बैक टू बैक क्लासेस आने वाली हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। कमर कस लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि भाई पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, बस करके ही रहनी है, अपना लक्ष्य छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और अपना केवीएस का एग्जाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।